जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के 28 फरवरी को हिस्ट्री यानी कि इतिहास का बोर्ड एग्जाम है, जिसमें आपके कुल मिलाकर के 12 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 7 से लेकर के 12 तक के यानी कि कुल मिलाकर के 6 चैप्टर के वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूँ, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक था, तो उसके भी वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक के, तो सब आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 30, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपका इसी वीडियो से भिड़ेगा, इसी से पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सीरियल नंबर 7 से लेकर के 12 तक यानी कि 6 चैप्टर के सभी वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो 7वां चैप्टर है वह है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तुलु वंश। ये जो आपका विजयनगर के जो प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय, यह जो तुलु वंश से संबंधित था, जिन्होंने विजयनगर में 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक शासन किया था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1986 ईस्वी में। और इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बता दें कि हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के कारण 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। और यह स्थल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी कहां पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर साम्राज्य से। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था थी, जिसके तहत मंदिरों एवं उनके रख रखाव के लिए भूमि अनुदान दिए जाते थे। और इससे धार्मिक संस्थानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता था, जिससे वे सामाजिक और धार्मिक कार्यों को संचालित कर सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो विजयनगर साम्राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश से अफानसी निकितिन संबंधित था। यहां पर जो हम लोग नाम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से अफानसी निकितिन संबंधित था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, रूस से। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि अफानसी निकितिन एक रूसी व्यापारी और यात्री था, जिसने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। और उसने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा था, जिसका नाम था ये जर्नी बियॉन्ड देयर 3 सीज। इसका जो पूरा नाम था किताब का, ये जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो 5वां प्रश्न है वह है कि कृष्णदेव राय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही नहीं है, यानी कि उन्होंने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, ये आपका जो है गलत कहा गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। और दोस्तों, यहां पर एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि कृष्णदेव राय ने एक किताब भी लिखा था, जिसका नाम था अमुक्त माल्याद। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है। तो कृष्णदेव राय हैं। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, पंपा देवी। विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी थी। और हम्पी का नाम भी पंपा नदी यानी कि तुंगभद्रा से प्रेरित है। और यह देवी विजयनगर के प्रमुख मंदिरों में पूजित होती थी, पूजे जाते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1336 ईस्वी में।
और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने की थी और इसे दक्षिण भारत के महानतम हिंदू साम्राज्यों में से एक माना जाता है, जिसने बहमनी सल्तनत और अन्य मुस्लिम शासकों के आक्रमणों का डटकर सामना किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में, और इसकी स्थापना दो भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का राय ने। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि गोपुरम क्या है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मंदिर या उसकी चार दीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि गोपुरम जो है दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बना एक विशाल और अलंकृत गेटवे टावर होता था और यह संरचना ऊंची भव्य और नक्काशीदार होती थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जो काफी वीवीआई, जिसमें पूछा गया कि गोपुरम क्या है, तो मंदिर या उसकी चार दीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, हम्पी में। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी, इससे संबंधित आप लोगों को पहले ही बता दिए कि इसके लेखक कौन है, तो कृष्ण देव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और इसके बारे में हम और डिटेल से आप लोगों को बता दें कि आमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में लिखित एक प्रसिद्ध काव्य है जिसे विजयनगर के महान शासक कृष्ण देव राय ने लिखा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका 11वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान कहलाता था, क्या कहलाता था। एक बार प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग देख लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान कहलाता था क्या, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था, तो अमरम। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है ऊपर में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था, जो संगम वंश के शासक थे। और इसके बारे में हम लोगों ने ये जान लिया। इसका दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है वह है कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, तंजावुर में। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि यह जो है तंजावुर में स्थित है और यह मंदिर चोल वंश के राजा राज प्रथम ने बनवाया था 1010 ईस्वी में। आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं या फिर नहीं भी याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखना कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो तंजावुर में स्थित है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था वो कृष्ण देव राय था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक विजयनगर में शासन किया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला चैप्टर पूछा गया है, जिसका हम लोग देख रहे हैं, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 8वां चैप्टर, वह है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। और इस चैप्टर का आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि आईने अकबरी की रचना किसने की, ये जो किताब है या फिर ग्रंथ है, तो इसकी रचना किसने की, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अबुल फजल ने की है। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि आईने अकबरी मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का एक विस्तृत प्रशासनिक और सांस्कृतिक दस्तावेज है, जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। और यह अकबरनामा का तीसरा भाग है और इसमें अकबर के शासन, प्रशासन इत्यादि के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आईने अकबरी के बारे में भी समझ लिया। और इसके लेखक कौन है, तो अबुल फजल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका दोस्तों इस चैप्टर का आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था, तो वह जो जहांगीर के दरबार में आया था। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है लगभग 1608 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, तो 1608 ईस्वी में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दोस्तों ये जो आईने अकबरी है इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स ए कामिल माना जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कपास और गन्ना को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, जिसको हम लोग खैनी कहते हैं देहाती भाषा में, तो इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर ने। वही जहांगीर जो मुगल साम्राज्य का शासक था और वो जो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक भारत में शासन किया था, तो इसी ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने समय के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहां थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, चीन में थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है। तो इसमें जो है आपका अकबर के शासन का वर्णन है, जिसके लेखक जो है अबुल फजल हैं। इसका दोस्तों आपका 8वां प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो दोस्तों अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल था। हम लोग जानते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें आपका टोडरमल भी था, और उन्होंने जो जब्ती प्रणाली को वहां पर लागू किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने 8वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने। और दोस्तों इसका जो है कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने 9 प्रश्नों के उत्तर को अभी तक देख लिए हैं। इसके बाद आपका जो 10वां प्रश्न है वह कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो दोस्तों तंबाकू यानी कि खैनी खाने वाला जो पहला मुगल सम्राट था वह आपका अकबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अकबर जो है खैनी खाने वाला था और जहांगीर ने खैनी खाना जो है बंद करवाया था। तो ये 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अकबर ने खैनी खाना शुरू किया था और वहीं पर जहांगीर ने इसको जो बंद करवाया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ये आपका चैप्टर का नाम क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपका दिया गया है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, कलकत्ता। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत सूरत से की थी, लेकिन धीरे धीरे कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है उसका प्रमुख केंद्र बन गया। और दोस्तों इसके बारे में हम आप लोग को और डिटेल से बता दें कि 1690 ईस्वी में जॉब चारनोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। 1690 ईस्वी में जॉब चारनोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी और 1772 ईस्वी में यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, थॉमस मुनरो ने। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न है कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है हुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि 1855 ईस्वी में सिद्धू और कानू ने झारखंड में जो है हुल आंदोलन किया था, जिसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें जो कुल मिलाकर के 100 व्यापारियों ने मिलकर के इस कंपनी को बनाया था। और वहां पर बनाने के बाद जो भारत व्यापार करने के लिए इसका जो पहला आदमी था हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका जो 5वां प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो वो थे आपका पुर्तगाली। और इसके बारे में बता दें कि जो आपका वास्को डी गामा है जो 1498 ईस्वी में भारत आया था, तो वही आपका जो प्रथम पुर्तगाली था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। और दोस्तों इसमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारत की खोज किसने की, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी जो खोज है वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि दामिन ये को कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, कोल क्षेत्र को। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि दामिन ये को एक क्षेत्रीय संज्ञा थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने संथाल आदिवासियों को बसाने के लिए किया था। और यह क्षेत्र संथाल परगना यानी कि झारखंड के कोल क्षेत्र में स्थित था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का
श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसके बारे में बता दें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार और साथ ही साथ उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किए थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा शाह आलम द्वितीय ने। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था, 1498 ईस्वी में आया था, जिसको कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की थी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इसके बारे में बता दें कि 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी और 1822 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उत्तरी भारत में इसे लागू किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित था किससे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कॉर्नवालिस से, जिसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो ये आप लोगों का जो है अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का। इसके बाद आपका जो 10वां चैप्टर है उसका नाम है विद्रोही और राज्य, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। और इसमें जो आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जिसमें आपका पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मेरठ से। और इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बता दें कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिन्हें सिपाहियों को अपने दांतों से काटना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। और दोस्तों वहीं पर जो इसी से संबंधित एक चीज है कि मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 में पहली गोली चलाई गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अवध को। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। और इसका जो सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड कैनिंग को। और इसके बारे में और थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए थे। और 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। और आप लोगों को पता ही होगा 1857 के विद्रोह में कौन कौन लड़े थे? झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, इसके बाद ये जो आपका बिहार का जो कुंवर सिंह है, तो ये सभी लोग लड़े थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न है वह है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या फिर थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कुंवर सिंह। और इसके बारे में बता दें कि ये जो कुंवर सिंह है बिहार के जगदीशपुर, जिसको वर्तमान समय में आरा कहते हैं, तो वहाँ के जमींदार थे। और उन्होंने ब्रिटिश सेना को कई बार पराजित किया था, लेकिन अंतिम समय में लड़ाई लड़ते समय वो जो गंगा नदी में पार करते समय पीछे से अंग्रेजों ने गोली मार दी थी कंधे में। तो उन्होंने क्या किया था कि हाथ में गोली मारी थी, तो हाथ को जो है उन्होंने काट करके गंगा नदी में बहा दिया था, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। इसका दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न है कि वह है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बेगम हजरत महल ने। और इसके बारे में बता दें कि ये जो बेगम हजरत महल है ये जो है अवध यानी कि लखनऊ क्षेत्र में जो है इस आंदोलन का नेतृत्व की थी 1857 के विद्रोह का। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1853
1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महारानी बैजाबाई सिंधिया। और इसके बारे में बता दें कि महारानी बैजाबाई सिंधिया ने 1838 से 1863 तक सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में अंग्रेजों के खिलाफ जो गुप्त रूप से षड्यंत्र किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका मंगल पांडे। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि वे बैरकपुर छावनी में 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया था और उसी के कारण उसको फांसी में चढ़ा दिया गया था और उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? झांसी की रानी को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जो है छबीली के नाम से भी जानते हैं, मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ जो आप लोग यहाँ जो ये देख रहे हैं इस नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी नामों से। इसका दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है वह है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, या फिर कहें तो राय झड़प के नीति के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, डलहौजी से। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि ये जो लॉर्ड डलहौजी है 1848 से लेकर के 1856 तक भारत में ये था और ये जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था और इसी के समय में जो है राय झड़प की नीति को अपनाया गया था और इसके द्वारा जो है आपका जो झांसी है, साथ ही साथ सतारा है, नागपुर है इत्यादि को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था, जिसके खिलाफ में भारत में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका जो अगला चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे। और दोस्तों ये जो चैप्टर है इससे भी आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें जो आपका पहला VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वह है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है? आप लोग गाना सुने होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये आपका जो महात्मा गांधी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो किताब है इसको महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में लिखा था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ कब? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग देख रहे हैं 1918 ईस्वी में। और ये जो आपका खेड़ा है ये जो गुजरात में स्थित है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ये करो या मरो या फिर डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो ये काला कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो भारत में 1919 ईस्वी में लागू किया गया था और उसी दौरान जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसमें जो है जनरल डायर के द्वारा जो है गोली बरसाया गया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों वो लौटे थे 1915 ईस्वी में। इस प्रश्न को आप लोगों ने जो क्लास 10 में भी पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में स्थित है। आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो दांडी गांव है गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है, जहां पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो साबरमती आश्रम से पैदल चल करके दांडी पहुंचे थे और वहां पर अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, प्रारंभ किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका 8वां प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। और इसके बारे में बता दें कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय ये जो लॉर्ड इरविन है इसी के बीच में समझौता हुआ था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा है। किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को, अपने राजनीतिक गुरु को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये जो असहयोग आंदोलन है 1920
ईस्वी में शुरू की गई। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ। तो ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में। इसका दोस्तों हम लोग आगे हैं तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और समुद्र के किनारे दांडी पहुंच करके महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून बनाया था और आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। तो ये शुरू किया था चंपारण बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो है अंतिम प्रश्न है, अंतिम जो चैप्टर है वो है आपका संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। और दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो आपका पहला भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान तो आप लोग जानते ही होंगे, जन गण मन अधिनायक जय है कि नहीं। तो ये आपका जो भारत का राष्ट्रगान है और वहीं पर भारत का राष्ट्रगीत क्या है आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। और दोस्तों इसके बारे में और आप लोगों को बता दें कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में इस गाने को चुना था और जिसको गाने में कुल मिलाकर के 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगान कितने समय तक गाया जाता है तो 52 सेकेंड तक। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो ये बनाया गया था हैदराबाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसके बारे में बता दें कि ऑपरेशन पोलो जो है वो 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी अवसर पर जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल 26 जनवरी को। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा। तो ये आपका लगा था कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों इसमें हम आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो पहला मीटिंग किया गया था, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और वहीं पर जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो ये आप लोगों का था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के रहने वाले थे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान के पिता भी कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का जो हिस्ट्री का बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 12 तक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। और दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके लिए काफी VVI है, इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर कहें तो भिड़ेंगे। और साथ ही साथ आप लोग जो है उस वीडियो को भी देखिएगा जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर हमने बताया है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिएगा और अच्छे अंकों से पास होइएगा। थैंक यू।